स्वप्नमयी पात्रों के चरित्र चित्रण और विशेषताएं। सबसे पहले अलका का चरित्र चित्रण और विशेषताएं। उसकी शारीरिक संरचना, अंगड़ाई लेता शरीर, कुंदन सा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी के बच्चे सी आंखें, कन्या जैसी कोमल और सुंदर। उसका चरित्र और स्वभाव, चंचल। अलका चंचल थी, इसका पता कैसे चलता है? जब वो लेखक के साथ उत्तरांचल के यात्रा में गई तो वह इधर से उधर भागती और चीजों को निहारती चल रही थी। स्नेह युक्त, उसका व्यवहार लोगों के प्रति स्नेह युक्त रहता था। भोली, साहसी, क्योंकि वह ऐसे ऐसे कदम उठा लेती थी जो कि लेखक के भी सोच से परे था। अगर हम देखें तो लेखक के साथ जैसे वो पहाड़ों पर या झील के आसपास जाना, ये सब उसके साहसिक कार्य थे। चंद्र किरण सी कोमल, उसका हृदय कैसा कोमल था, चंद्र किरण जैसे। इसका पता हमको उससे भी चलता है जब उसने पहली बार आशुतोष को देखा नरकंकाल के रूप में, तो उसने उसकी किस प्रकार से मदद करी। दृढ़ संकल्पी, यह इससे पता चलता है कि जो भी काम वो एक बार अपने हाथ में ले लेती थी वह उसको छोड़ती नहीं थी। अहंकार और स्वार्थ से रहित, इसी विशेषता के कारण वह लेखक के परिवार वालों के साथ अच्छे से पेश आती थी और आसपास के लोग उससे नफरत नहीं कर पाते थे। मिलनसार, वह सबसे मिलजुल कर के रहती थी। जब लेखक के परिवार वाले लोग आते तो उनका भी अच्छे से वह खातिरदारी करती थी। मेहनती, अपने कार्य को बहुत मेहनत से करती थी। इसका पता हमें चलता है जब वह अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों में भाग लेती है और अपना अहम रोल उसमें अदा करती है। उसके बाद चतुर, बहुत ही चतुराई से वह लेखक से बात करती और उन्हें मना लेती। सम्मान देने वाली, वह हमेशा लेखक और उसके परिवार के लोगों को सम्मान देती थी। स्वच्छंद विचारों की, उसका विचार बहुत ही स्वतंत्र और स्वच्छंद जैसा था, जिसके कारण लेखक की माँ उसे पसंद नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जब जो मन आता वो करने लगती, जो कि लेखक की माँ को पसंद नहीं आता। स्वप्न देखने और उसे साकार रूप देने वाली, वह जब कुछ सोचती तो उसको सही रूप देना चाहती, और यही कारण था कि उसने ऐसा स्वप्न देखा कि वह अपनी पुत्री को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाएगी। उसके लिए उसने हर उस स्थान को पर जाना स्वीकार किया और गई, और अंत में जो उसकी पुत्री ने जन्म लिया वह रूप में वैसी ही निकली जैसा स्वप्नमयी ने स्वप्न देखा था। प्रेममयी व्यवहार, उसका व्यवहार बहुत प्रेम से भरपूर था और वह सबसे बहुत अच्छे ढंग से पेश आती थी। इसका उदाहरण हमको इससे भी मिलता है, जो व्यवहार उसका आशुतोष के प्रति रहा या लेखक के प्रति रहता, वह शरारती थी। शरारत से वह लेखक के साथ खेल करती या फिर कुछ पहेलियां पूछती, इस तरह के काम उसकी शरारत पूर्ण रहते। बेपरवाह, वो उतना ध्यान नहीं देती कि लोगों को उससे दुख हो सकता है, अगर काम सही है तो वह उस काम को करती। कल्पनाशील, वह कल्पना करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम थी और अपनी कल्पना के दम पर ही वो काम किया करती थी। व्यवहार कुशल, उसको पता था कब किससे बात करना है, कब कहाँ क्या करना है, इसलिए उस समय लेखक को उसने एक पर्ची दी जिसमें पतों की लिस्ट थी और लेखक को कहा कि वह आशुतोष को ढूंढ कर लाए। ये उसकी व्यवहार कुशलता का ही परिचायक था। पारखी, वह इंसान को परख लेती थी। लेखक के साथ रहते हुए भी वह लेखक के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वह समय आने पर ही उसको सामने लाती। कवित्री, वह कविता पाठ करती थी, कविता लिखती थी। ये भी हमने
इस उपन्यास में जगह जगह पाया। मन की बात जानने वाली थी। जब उसने कई बार लेखक के मन की बात सामने रखी और लेखक भी आश्चर्य से भर उठे। उसको मुक्ति की चाह थी, उस कारण से वो हर काम करना चाहती थी जिससे वो मुक्ति पा सके, लेकिन वह उसको नहीं पा सकी। कर्म के प्रति समर्पित, वह जो काम अपने हाथ में लेती उसको पूरा करती और पूरे जी जान से करती। यही कारण था कि वह उसके अंतिम चरण तक पहुंचती। यही कारण था कि वह लेखक की माँ को मनाने और प्रसन्न करने के लिए गांव गई और वहां उसने प्रयोग किया, उसके प्रति समर्पित हुई और उसका समर्पण इस तरह था कि उसने अपनी जान तक गवा दी। प्रयोगकर्ता, वह प्रयोग करने में विश्वास रखती थी और जिसका उदाहरण हमको मिलता है कि किस प्रकार से वह गांव में गई और लेखक की माँ को प्रसन्न करने की कोशिश की। क्रांतिकारी विचारधारा, उसकी क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण ही वह विभिन्न समारोहों में भाग लेती, भाषण करती और लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश करती। निर्मात्री, निर्माण करने वाली थी, उसने अपनी संतान का निर्माण किया। विधाता, वह अपने आप को विधाता निर्माण करने वाली समझती थी और इसका कारण था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। सत्यवादी, वह सत्य बोलती थी ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले और वह निडर थी। उसने कई सारे ऐसे कदम उठाए जो एक साधारण स्त्री के लिए करना संभव न था। दूसरा, लेखक की माँ का व्यक्तित्व, उनकी सोच रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी सोच मतलब पुराने घिसे पिटे सोच। कटुवाचक, वो काफी कटु कड़वा बोलती थी। हमेशा स्वप्नमयी के लिए जो वचन उनके मुंह से निकलते थे वो दिल दुखाने देने वाले थे। पिछड़ी मानसिकता, उनकी सोच बहुत पिछड़ी थी, जैसे कि लड़के और लड़कियों में भेद और फिर बहू बेटियों को घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको किचन तक ही सीमित रहना इत्यादि। विकृत सोच, इनकी सोच भी बहुत विकृत थी, जिसके अनुसार वह यह भी नहीं समझ पाती थी कि कोई नारी या स्त्री बाहर जाके घूमना घूमने का सोच सकती है और अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना चाह सकती है। इन चीजों की विकृति थी। ईर्ष्यालु, उसका स्वभाव ईर्ष्यालु था। इस कारण से स्वप्नमयी को स्वच्छंद देख के उनके अंदर ही अंदर ईर्ष्या होती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे स्वप्नमयी उनके बेटे को अपने वश में करे रखती है। जड़ बुद्धि, उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, इस कारण से वह समझ नहीं पाती थी कि सही और गलत क्या है और उनके किस कदम से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शासन प्रिय, वह सब पे शासन करना चाहती थी, सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। संस्कारों की गुलाम, उनको जो संस्कार थे उसी का ही पालन करना चाहती थी। जैसे उनका सोचना था कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए या फिर प्रेगनेंसी के समय औरतों को घी पीना चाहिए, उनको हवा स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर या नर्स का घर में आना भी वो अच्छा नहीं समझती थी। औरतों का आदमियों के साथ बैठना, बात करना, खेल कूद करना ये भी उन्हें पसंद नहीं था। पुरानी मानसिकता के अनुसार वो उसी ढर्रे पे चलती थी कि औरतों को कभी आदमी के सामने नहीं पड़ना चाहिए जब तक बहुत अधिक जरूरत ना हो। निम्न मानसिक स्तर, उनका मानसिक स्तर भी बहुत नीचा था, जिसके कारण वह चीजों को ढंग से समझ नहीं पाती थी। बंधन प्रिय, उनको बंधन अच्छा लगता था कि बंद कर रहना चाहिए और इधर उधर विचरण नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। लड़का लड़की में भेदभाव करने वाली थी। कुटिल, वह बहुत कुटिल थी, इस कारण से उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि
स्वप्नमयी को गांव में बुलाया जाए और उसके नाक पे नकेल डाली जाए। और जब स्वप्नमयी गांव में उनके हाथों फंस गई थी तब भी वह उस पर अंदर से हंसती थी और उन्हें इस चीज का ख्याल नहीं था कि स्वप्नमयी पे अलका पर क्या बीत रहा है। बदले भाव, बदला का भाव, उनके अंदर बदला का भाव था जिसके कारण वह स्वप्नमयी की दर्दनाक पीड़ित स्थिति देखकर भी नहीं पिघली और उसको उसके हाल पर वैसे ही छोड़ दिया। किसी को प्रभावित करने के लिए योजना बनाना, वह योजना बनाती रहती थी। ये हमको देखने को भी मिलता है कि जब वो अपने रिश्तेदारों को लेके आई थी प्रमाण बनाने के लिए, उसके बाद वो अपने बेटे को भी कुछ बोलकर प्रभावित करती रहती थी, करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वह कुछ खास सफल नहीं हो पाई। अलका के माता पिता वह बड़े घर से थे और वो राजनीतिक खिलाड़ी थे, मतलब राजनीति में उनकी बहुत पैठ पैठ थी। प्रेम विवाह, उन दोनों ने आपस में प्रेम विवाह किया था। उनकी सोच बहुत ही आधुनिक थी जिसमें नारी की स्वतंत्रता की भी वो बात करते थे। क्रांतिकारी विचारधारा थी जिसमें वो परिवर्तन को महत्व देते थे। वो लोग निडर थे और किसी भी काम को ठान लेते और करते थे। प्रेम और ताकत से भरे हुए थे और बंधन तोड़ने वाले थे। पुराने घिसे पिटे बंधनों को वो नहीं स्वीकारते थे। उनके ख्याल भी स्वतंत्र थे और सोच भी स्वतंत्र थे। लेखक का व्यक्तित्व, लेखक स्पष्ट वक्ता थे और जो उन्होंने जितनी स्पष्टता से स्वप्नमयी का वर्णन किया है वो भी बहुत ही अनोखा है। वो विश्वास करने वाले थे, लोगों पे विश्वास करते, स्वप्नमयी पे वो विश्वास करते, प्रेमी वो स्वप्नमयी से और आसपास के लोगों से प्रेम करते थे। सामाजिक बंधन में रहने वाले, उनको समाज का बहुत डर रहता था और समाज का प्रभाव भी रहता था। यही कारण था कि वो डरते थे कि अगर स्वप्नमयी जेल चली गई तो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। वो स्वार्थी थे, इस कारण से वह नहीं चाहते थे कि स्वप्नमयी जेल जाए और वो हमेशा उसका साथ चाहते थे। वह व्यापारी थे, मतलब वो अपना फायदा और नुकसान सोचते थे। आज्ञाकारी, स्वप्नमयी के कहे अनुसार चीजों को कर देते थे या फिर अपनी माँ के अनुसार भी चीजों को करते थे। परिस्थिति से प्रभावित होने वाले, जैसी परिस्थिति जैसे कि जब उनकी माँ गुस्सा करती या स्वप्नमयी को अपशब्द कहती, जिस समय स्वप्नमयी ने उनकी माँ का अपमान किया, उनके पैर दबाए और हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, उस समय भी लेखक प्रभावित हुए थे और माँ के कटु वचन से उनको स्वप्नमयी या अलका पे ज्यादा ही गुस्सा आया था। और वहां भी हमको देखने को मिलता है कि जब उनके सामने, जब उन्होंने स्वप्नमयी को कमजोर अवस्था में देखा तभी भी उनको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। वो सब परिस्थिति से प्रभावित होने वाले ही लक्षण थे। डरपोक, जैसा कि लेखक की माँ का कहना था कि डरपोक व्यक्तित्व था कि निडर होकर कुछ नया या कुछ अनोखा काम करने का वह सोच नहीं पाते थे। भावुक, वह काफी भावुक थे, खासकर उन लोगों को लेकर जिनको वो चाहते थे। और यहाँ हमको देखने को मिलता है कि स्वप्नमयी को लेके वो बहुत ही ज्यादा भावुक थे। अंतर्मुखी, वो अपने अंदर में कुछ सोचते और उसको हर समय बाहर नहीं ला पाते थे। और ये हमको कई जगह देखने को मिलता है जहाँ उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया, जहाँ उन्हें गुस्सा आ रहा था और जहाँ उन्हें अंदर से क्रोध प्रतीत हुआ, वह सब कुछ हमको देखने को मिलता है जिसको उन्होंने अंदर ही अंदर रखा। मोह माया में डूबे, उनको संसार और लोग, परिवार, समाज, सबका मोह माया था। आशुतोष, आशुतोष एक विश्वस्त इंसान था और वह प्रतिभाशाली था, प्रतिभावान था, जिसके कारण वह लोगों के बीच नेता बन गया। बहुरूपिया, लेखक का कहना था कि वह बहुरूपिया, बहुरूपिया जो कई रूप बदले, तो अलग अलग वेशभूषा और अलग भाषा
बोलकर वो अपना रूप बदलता रहता था समय और परिस्थिति के अनुसार। उसकी सोच बहुत ही क्रांतिकारी थी, जिसके कारण उसका काम करने वाले मालिक से खटपट होती रहती थी और क्रांतिकारी सोच के कारण ही वह कुछ अलग भी कर पाया। वह बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के दम पर वो आगे बढ़ा। उसने लेखक से कुछ खास सहायता नहीं ली। विवेकशील, वह सोच समझकर काम करने वाला था। यही कारण था कि जब उसने देखा कि अलका ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया, तो वह वेश बनाकर सन्यासी बनकर अलका को समझाने गया और उसे उस आंदोलन में खींच कर लाया। नेता, वह एक प्रभावशाली नेता था और उस मंडली में का नेतृत्व भी करता था। प्रभावशाली, उसके बोल बहुत प्रभावशाली थे जो लोगों पर प्रभाव डालते थे और इसका परिचायक है जो मंडली जो उसने बनाई। आधुनिक, उसकी सोच आधुनिक थी, जिसमें नारी स्वतंत्रता और दूसरी चीजों को लेकर उसकी सोच थी। उसको सही और गलत की परख थी। इस कारण से जब अलका भी आंदोलन से अलग हटी तो वो उसको किसी तरह मना कर लाया और जब अलका गांव में फंस गई और खुद आना नहीं चाहती थी, तो उस सही गलत के सोच और समझ के कारण ही आशुतोष भागता हुआ लेखक के पास आया और उनको अलका की स्थिति से अवगत कराया, जिस कारण से लेखक अलका को जीवित देख पाए और उससे मिल पाए। कार्य पूर्ण करने वाला, वह जो काम अपने हाथ में लेता था उसको पूरा करता था। आज्ञाकारी, वह आज्ञा मानता था, चाहे लेखक हो चाहे अलका। लेखक का छोटा भाई विद्रोही स्वभाव का था, राजनेता था और कर्तव्यनिष्ठ था। अपने पति होने का पूरा कर्तव्य वो निभाता। आधुनिक सोच था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी का साथ देता था और आधुनिक सोच होने के कारण ही प्रेम विवाह किया, अंतर प्रांतीय विवाह किया। दूसरों के निर्णय का सम्मान करने वाला था। अपनी पत्नी के निर्णय का सम्मान किया। जब उसने स्वप्नमयी की बेटी का परवरिश का जिम्मा लेना स्वीकार किया, तो उस निर्णय को भी उसके पति ने सम्मान दिया। वह एक अच्छा पति था और हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता। नंदिनी, लेखक के छोटे भाई की पत्नी, उसका रंग सांवला था। वह रणरंगनी थी, मतलब हमेशा लड़ने के लिए आतुर। विप्लववादिनी, यानी कि उत्पात करने के लिए भी हर समय तैयार। उत्पात भी कैसा? सही काम के लिए, अपने अधिकार के लिए। वह कर्म में डूबी थी, अपना कर्म करती। उद्दंडी थी, यानी कि अपने काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उत्पाती भी उसी ढंग से। कर्मठ, वो अपने कर्म को करती और पूर्ण रूप से करती। क्रांतिकारी सोच, उसमें उसकी सोच क्रांतिकारी थी, कुछ नया परिवर्तन की उसकी चाह रहती। वह काफी समझदार थी और समझदारी से फैसले लेती थी। स्वप्नमयी की बेटी दीप्ति के पालन पोषण का भी निर्णय उसने समझदारी से लिया और उसकी समझदारी का पता इससे भी चलता है जब वह पता कर पाई कि स्वप्नमयी का गांव में ऐसा हाल कैसे हो गया जब उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। जिम्मेदारी से काम करने वाली थी, उसने स्वप्नमयी के पुत्री का भार अपने ऊपर लिया और उसको उसको करने का निर्णय लिया और किया। दूसरों को प्रभावित करने वाले, अपने बोल, अपने वचन और अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से वो लोगों को प्रभावित करती और भीड़ इकट्ठा कर लेती। माधवी वाक्पटु थी। इसका पता चलता है जब लेखक उसके घर गए। उसकी विचारधारा क्रांतिकारी थी, जिसके कारण वह मंडली से जुड़ी। वह व्यवहार कुशल थी, तो उसको पता था कि लेखक के आने पर क्या करना चाहिए। वह उनके लिए चाय लेकर आई। मृदु भाषिणी थी, जिस कारण से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उसने लेखक से बातचीत की जब लेखक उसके घर आए। वह कर्मठ थी, जो काम हाथ में लेती थी उसको करती थी। सामंजस्य बिठाने वाली, जहाँ कहीं उसको
हालात खराब होते नजर आते, वहां वह बीच में पड़कर उस चीज को सुलझाने की कोशिश करती। स्पष्ट वक्ता, चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से बोलती थी। रहस्यमयी, रहस्यमयी इस ढंग से कि उसको इस चीज की समझ थी कि कहाँ क्या करना, लेकिन दूसरे उसको नहीं समझ पाते। शेफाली, असम प्रदेश से रहने वाली थी। वह समझदार थी और अपनी समझदारी के कारण ही जब उसने देखा कि लेखक परेशान हो रहे हैं तो आके बैठी और बातचीत शुरू की। वह बहुत देखने और व्यवहार में शिष्ट और भद्र थी। स्पष्ट वक्ता, साफ साफ बात करने वाली, उसको पता था कि उसे लेखक को क्या बताना है और क्या नहीं। निडर, उसको डर नहीं था, जिस कारण वह लेखक के घर भी आई अपने पति के साथ। संवेदनशील, संवेदनशील होने के कारण लेखक के साथ बातचीत उसने बहुत समझदारी से किया और देखने में वह काफी सुंदर थी। दीप्ति, दीप्ति देखने में परम सुंदरी थी। उसके नैन नीले रंग के नुकीले से जान पड़ते थे। उसके बाल या केश सुनहरे थे और उसका जो वर्ण था वो रक्तिम गौर, रक्तिम मतलब रक्त की तरह, गौर मतलब सफेद।